नमस्कार, मेरा नाम है राम कुमार रघुवंशी और आपका स्वागत है आपके चैनल श्री राम कोचिंग अशोकनगर में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया वेव नेचर के बारे में, कौन कौन सी थ्योरीज थी अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद मैंने वेव फ्रंट आपको समझाया, वेव फ्रंट क्या है, वेवलेट क्या है, हॉगन्स प्रिंसिपल और वेव थ्योरी की हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हमने प्रूव किया था। तो आज इस न्यू लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो जो वेव्स हैं उनका एक सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल होता है, इसको हमें अच्छे से समझना है और आपका लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको कुछ वेव के कंसेप्ट बताऊंगा, छोटी मोटी बातें हम करेंगे। तो वो सारे कंसेप्ट यानी कि सेम फेस क्या होता है, फेस क्या है, फेस डिफरेंस क्या है, और टू लाइट वेव सेम फेस में कब होती हैं, सेम फेस का मीनिंग क्या होता है, और कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं हम इनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और आज हम समझते हैं इसके बारे में कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखिए, इसको मैं डेफिनेशन तो उसमें लिखा हुआ है, तो वो तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वेव के बारे में पढ़ रहे हैं और मोस्टली हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइट एक किस टाइप की वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको मालूम है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, यानी इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। मतलब यानी कि कोई भी लिक्विड, गैस या सॉलिड, किसी भी टाइप का मीडियम इसको रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब जब मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, और वैक्यूम में मीडियम नहीं मिलेगा यानी कि आपको वहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। भाई एयर में क्या होता है? एयर के पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड अगर है, सॉलिड में सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे। और अगर हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, ये वैक्यूम से ट्रेवल होके आता है, तो वहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे आपको मीडियम के। लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ तो ऑसिलेट होता है, क्योंकि वेव का ट्रेवल करना मतलब वाइब्रेशंस होना। तो वहां पर ऑसिलेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। तो यहां तो आप बोल सकते हो चलो ठीक है, साउंड में जो बोलता हूं, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यहाँ पे जो मीडियम होता है उसके पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहां पर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेंगे। यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होती है। ये थोड़ा पहले आपको बता दिया है पिछले वीडियोस में, तो आप वहां पे देख लेना किस टाइप से करता है, ज्यादा डीप में हम इसमें नहीं जाने वाले। तो इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो वेव का मोशन होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो वेव इस तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव के मोशन के परपेंडिकुलर में वाइब्रेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है? वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में वाइब्रेट हो रहा है। और यहां पर जो वाइब्रेशन है दोनों के, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन, यानी कि दोनों टाइप के वाइब्रेशंस वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं। और ऐसी वेव जिसमें वाइब्रेशंस क्या हो? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर हो, उस वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो यहां पर क्या होंगे? पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये मीन पोजीशन है। तो यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा मतलब यहां पर मैक्सिमम इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, फिर ये डिक्रीज होगा यानी वापस यहां पर आ जाएगा, फिर अगेन इंक्रीज होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे आ जाएगा, फिर वापस डिक्रीज होगा तो यहां पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चेंज होता है। तो ये 0 मान लो यहां पर, तो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर अगेन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर अगेन डिक्रीज और 0। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं।
तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स हैं और दोनों वेव किसी सेम मीडियम में प्रोपोगेट होती हैं और किसी पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है वेव का मिलना। तो वेव्स क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो मान लो एक वेव आ रही थी यहां से, मैं किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक कोई सा भी पॉइंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव मिलेंगी। हो सकता है 2 वेव हो, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 4 से ज्यादा हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ वेव जो है किसी सेम मीडियम में प्रोपोगेट होती हैं और वो किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगी। तो ये होगा क्या, जैसे मान लो एक पहली वाली वेव थी तो उसने यहाँ पे इस तरीके से वाइब्रेशंस किए। सेकंड वेव है, इसके हमें देखना है इंडिपेंडेंटली। मान लो सेकंड वेव थी तो वो इस तरीके से वाइब्रेशंस करती है। थर्ड के वाइब्रेशन चलो और ज्यादा होते हैं। जब ये तीनों वेव मिलती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। समझते हैं डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि मीन पोजीशन से कितना वाइब्रेशन हुआ, मीन पोजीशन से कितना डिस्टर्बेंस हुआ। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरीके से ये वाइब्रेट हो रहा था। तो मैंने बोला कि किसी एक पॉइंट पर और किसी गिवन टाइम पर, भाई किस तरीके से वाइब्रेशन चल रहे थे किसी पॉइंट पर, आपने बोला कि रुक जाओ तो यहाँ पे रुक गए। तो इस टाइम पर और इस पॉइंट पर दो चीज याद रखना है, एक पॉइंट और दूसरा टाइम। इसको वेव बना के दिखाता हूं मैं कि मान लो कि इस तरीके से आपने एक वेव डायग्राम बनाया, तो मैंने बोला कि आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आप डिस्प्लेसमेंट कहां बताएंगे, तो आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट किस जगह पे बताना है। तो ये मान लो यहां पर ओरिजिन है यहां पर वेव का, तो मैंने बोला कि आपको यहां से इस पॉइंट पे बताना है। अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होता है। मान लो पॉइंट ए का पूछा मैंने, फिर मैंने आपसे बोला पॉइंट बी का बताइए, फिर आपसे बोला मैंने कि पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट बताइए। फिर आप बोलोगे किस टाइम पे बताना है, क्योंकि जो पार्टिकल आप देख रहे हो ये पार्टिकल यहाँ पे परमानेंट तो रहेगा नहीं। ये जो पॉइंट है अभी इस टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, क्योंकि मैं पार्टिकल बोल देता हूँ समझाने के लिए, बाकी आपको ये समझना है कि ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ऑसिलेट करती है। तो मान लो किसी एक टाइम पर यहाँ पर है और कुछ टाइम बाद इसके वाइब्रेशन इस टाइप से होंगे। मैंने बोला कि आपको 1 सेकंड बाद बताना है, तो हो सकता है कि 1 सेकंड के बाद वो पार्टिकल यहाँ पे हो, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिखता हूँ, बाय लिखता हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि 2 सेकंड बाद बताइए, तो हो सकता है 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल यहाँ पर हो। तो एक तो टाइम इंपोर्टेंट है कि किस टाइम पर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, और दूसरा किस पोजीशन पे बताना है। तो मैंने बोला 1 सेकंड बाद बताइए, तो आप बोलोगे 1 सेकंड बाद, तो ये हो सकता है 1 सेकंड बाद वेव कुछ इस टाइप की हो। तो इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस वाले का इतना है, ये वाला तो यह मीन पोजीशन पे है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस तरीके से देखो डिस्प्लेसमेंट तो वेरी कर रहा है पोजीशन के हिसाब से। तो पोजीशन और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बताना है कि किसी एक गिवन पॉइंट पर, यानी कि गिवन पोजीशन पे और गिवन टाइम पर किसी पार्टिकल का उस टाइम पर उस वेव में जो एनर्जी ऑसिलेट होती है उस एनर्जी का कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो सभी का देखिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। तो गिवन पॉइंट पर और गिवन टाइम पर किसी फर्स्ट वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितना आया, बाय 1 आया, सेकंड वेव से बाय 2 आया, थर्ड वेव से बाय 3, ऐसे नंबर ऑफ वेव आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब ये वेव मिलती हैं, वो तो हमने इंडिविजुअल देख लिया, सभी का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, बाय 1 बाय 2 बाय 3 सभी का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन जब ये मिल जाएंगी किसी एक पॉइंट पर, तो मिलने के बाद उस टाइम पर एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इन सबके मिलने की वजह से। तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें बताना है किससे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। एक एग्जांपल से समझिए आप इस बात को। मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि एक वेव आती है और उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और कितना है, 3 यूनिट है, गिवन पॉइंट पर और गिवन टाइम पर। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, गिवन पॉइंट यानी कि पोजीशन गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो जैसे मान लो x इक्वल टू 5 यूनिट 5 मीटर पे, तो टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, कोई भी एक पोजीशन और एक टाइम। तो ये मान लो यहां से कितना डिस्टेंस चलने पर, तो ये मान लो आप 2 यूनिट, तो 2 यूनिट पर जो पॉइंट होगा, और गिवन टाइम किस टाइम पर, टाइम मान लो 3 सेकेंड 4 सेकेंड। तो किसी गिवन पॉइंट पर और किसी गिवन टाइम पर उस फर्स्ट वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में कितना है, 3 यूनिट का है।
सेकंड वेव की वजह से इसी पॉइंट पर इसी टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2 यूनिट है। और वो भी किस तरफ है, मान लो अभी एग्जांपल के लिए ऊपर की तरफ है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, फर्स्ट वाली वेव ने 3 यूनिट का और सेकंड वाली ने 2 यूनिट का। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे एक ही पॉइंट पर तो इस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक ही तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो 3 इसका और 2 इसका, दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया 5। यानी कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 5। 3 इसका और 2 इसका। ये इतना सिंपल क्यों लगा, क्योंकि मैंने यहां पे दोनों की डायरेक्शन सेम मानी है। बट ऐसा भी हो सकता है कि इस वाली वेव का 3 यूनिट ऊपर था और दूसरी वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट का नीचे की तरफ था। अब अपोजिट हो जाएंगे, तो 3 ऊपर और 2 नीचे। तो आप कैसे निकालें, अपोजिट में माइनस करके निकाल लेंगे। भाई वेक्टर सबने पढ़ा होगा, अपोजिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3 और -2 कितना हो गया 1। अब 1 किस तरफ, ऊपर या नीचे। भाई जो बड़ा वाला होता है उसकी डायरेक्शन में, बड़ा वाला 3 ऊपर जा रहा था तो ऊपर आएगा, लेकिन कितना आएगा 1 यूनिट का। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला, 3 -2 यानी कि 1, लेकिन किसकी तरफ, ग्रेटर की तरफ। तो ऊपर की तरफ 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मिलने के बाद ये दोनों केस मैंने सिंपल वाले केस लिए थे। अभी एक में एंगल 0 बन रहा था, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में थे, और सेकंड वाले में अपोजिट यानी कि 180 के एंगल पे थे। बट एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लो ये वेव ऊपर जा रही थी और दूसरी वाली वेव इस तरफ आ रही है, यहां से फाई एंगल पे या थीटा एंगल पे मान लो आप। अब इन दोनों का कितना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, उनका वेक्टर सम कर देना है। तो इसका y1 इसका y2, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर करने से आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो कहानी समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में नंबर ऑफ वेव मिलती हैं किसी एक पॉइंट पर और किसी एक टाइम पर, एट अ गिवन पॉइंट एंड एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट, मतलब वही टाइम पर। तो एक गिवन टाइम पर, गिवन पॉइंट पर जब नंबर ऑफ वेव मिलती हैं तो उनकी वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम कैसे निकालेंगे, उन सभी वेव का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट था, सबका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट था, y1 वेक्टर, y2 वेक्टर, y3 वेक्टर, ये मान लो n वेव है तो yn वेक्टर, उन सभी के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हमें वेक्टर सम कर देना है, तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो कहानी समझ में आई, लिखा क्या है वो समझो आप। तो व्हेन नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर, सुपरपोज होते हैं, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है एट एनी पॉइंट यानी किसी भी एक पॉइंट पर, और गिवन इंस्टेंट यानी कि गिवन टाइम पर। दोनों बात इंपॉर्टेंट है कि आपको पोजीशन भी फिक्स होना चाहिए और गिवन टाइम की बात कर रहे हैं, दोनों का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। वो इक्वल होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आता है, द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर डिफरेंट वेव की वजह से जो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट आए थे, उन सभी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करने से आपको मिल जाएगा उस पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। मैं पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा है, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट किस में होता है, मैकेनिकल वेव में होता है। तो इफ y1 वेक्टर, y2 वेक्टर अप टू yn वेक्टर, हमारे पास ये वेव है, डिफरेंट टाइप की वेव का डिस्प्लेसमेंट है, आर द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिफरेंट वेव, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर अप टू yn वेक्टर। तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो मैंने बता दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव मिलती है किसी भी एक पॉइंट पर, कोई एंगल फिक्स नहीं है, कोई फेस की बात नहीं करेंगे हम कि सेम फेस में है, अपोजिट फेस में है, कौन सा फेस है, किसी भी फेस में हो सकते हैं। अब फेस क्या होता है समझाऊंगा इसी वीडियो में, आगे हम बात करेंगे फेस डिफरेंस की। हाँ, जब इंटरफेरेंस जब आप पढ़ोगे ना, तो इंटरफेरेंस भी क्या होता है, सुपरपोजिशन ही होता है, लेकिन वहां पे स्पेशल केस लगाते हैं, इसी का स्पेशल केस होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस अगले वीडियो में। बट इसमें कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं। ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसको रफ कर देता हूं। इसको मैं एक डायग्राम से आपको बना के समझाता हूं। तो
तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेव डायग्राम बनाया, चलिए इस टाइप से मैंने एक वेव डायग्राम बनाया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो 1 यूनिट का है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक मैं सेकंड वेव बनाता हूं, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव। अब ये सेकंड वेव देखिए, ये फेस वगैरह की बात मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सेम फेस में है डिफरेंट फेस में है, वो बात है अभी हम नहीं करेंगे, बट सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। कोशिश करता हूं डायग्राम अच्छा बने, नहीं बनेगा तो फिर आप बनाइए, बाकी मेरा काम है कंसेप्ट समझाना। चलिए ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास देखो ये 2 वेव हैं, वेव 1 एंड वेव 2, ये ट्रेवल होते हैं इसी किसी सेम मीडियम में ट्रेवल होते हैं 2 वेव्स, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन यानी कि एम्पलीट्यूड कितना है 1, और सेकंड वाले का ये मान लो 1 और सेकंड वाले का अपन मान लेते हैं 2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे। अब आप बात करेंगे पोजीशन की, तो मैं बोल रहा हूं देखो ये जो पोजीशन है ये कौन सी है, ये अपन स्टार्टिंग पोजीशन बोल रहे हैं 0 से, जहां से देखना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग वाले टाइम पर इसका जो एम्पलीट्यूड था यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था वो 1 था, और इस वाले का कितना है 2 है। और एट दी सेम टाइम यानी कि सेम पोजीशन सेम टाइम पर जब ये दोनों वेव मिल जाएंगी तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना होगा हमें बताना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसका 1 किस तरफ है, ऊपर की तरफ, इसका 2 ऊपर की तरफ, और जब दोनों मिल जाएंगे दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 2 इसका डिस्प्लेसमेंट और 1 इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 यूनिट का। तो दोनों वेव के मिलने के बाद, ये तो इंडिविजुअल था, अलग से देखोगे तो ये 1 का डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ये 2 का डिस्प्लेसमेंट शो करता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद ये 2 + 1 यानी कि 3 का डिस्प्लेसमेंट शो करेगा ये। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 3 यूनिट का। तो ये मान लो आप 1, ये 2 और ये अपन 3 मान लेते हैं। तो सेम यहां भी वही मानना है 1 2 और ये 3, तो 3 का डिस्प्लेसमेंट शो हो जाएगा। ओके, ये देखिए, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जब वेव मिलते हैं तो ये पहली वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट गिवन पॉइंट और गिवन टाइम पर 1 यूनिट, सेकंड वाली का 2 यूनिट था, इंडिविजुअल में देखा। सुपरपोज होने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 1 + 2 यानी कि 3 का डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ऐसा, ये तो एक स्पेशल केस मैंने लिया है समझाने के लिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तो मैंने मान लिया सेम फेस में है यानी कि सेम एंगल पे हैं दोनों, लेकिन ये डिफरेंट फेस पे हो सकते हैं, इनका एंगल डिफरेंट हो सकता है, तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता था, एक केस और बताता हूं मैं। मान लो इस वाली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, कितना है 1 यूनिट का। एक सेकंड वेव बनाएंगे हम इसमें, और इस वाली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा चलिए ये हो जाएगा। अब आप ये देखिए, एट दी सेम पॉइंट और सेम टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1, इसका भी 1 हुआ है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लो कि ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और नीचे वाले को नेगेटिव मान लेते हैं।
ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में वन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेम टाइम पर सेम पोजीशन पे, लेकिन इस वेव में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वन हुआ है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक टाइम पर दो वेव जब मिलती हैं तो ये वाला मान लो ऊपर जा रहा है 1 यूनिट, तो उसी टाइम पर ये दूसरी वाली वेव नीचे जाएगी 1 यूनिट। जब ये ऊपर बन जाएगा नीचे बन जाएगा, दोनों अपोजिट है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आप माइनस कर लोगे अपोजिट वाले केस में, तो 1 - 1 0, यानी कि मिलने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का वो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? तो वही यहां पे बताना चाह रहे हैं। ओके, यहां भी किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे देख लो, आप इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 का नेगेटिव फर्स्ट वेव का, और इसी पॉइंट पर उसी टाइम पर दूसरी वाली वेव का क्या है, पॉजिटिव 1 है, इसका -1, इसका +1, तो आपको फिर से 0 मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसमें पार्टिकल का यानी जो वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा एट अ गिवन पॉइंट पर वो इस तरीके से मिलेगा आपको, 0 डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों अपोजिट में हैं और दोनों का सेम था। हाँ, लेकिन इनका वैल्यू अलग होती, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो फिर क्या होता, तो देखो अपोजिट में है तो 2 - 1 यानी कि 1 मिलता, लेकिन किस तरफ, बड़े वाले की तरफ। अगर आपने इसको 2 माना है तो 1 का डिस्प्लेसमेंट आपको नीचे दिख जाता। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसका मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको दिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे। सेम फेज होने का मतलब क्या है उसकी भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इतना ही था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको आना चाहिए। ये टॉपिक्स आएंगे तभी आप इंटरफेरेंस को समझ पाएंगे। तो देखिए, मैं यहां पे एक एग्जांपल के लिए एक सोर्स मानता हूं S1 सोर्स, दूसरा मैं S2 सोर्स मानता हूं। मान लीजिए कि S1 सोर्स से लाइट आता है और यहां से S2 सोर्स से जो लाइट आता है और दोनों किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। तो बात समझ में आई? एक हमारे पास S1 सोर्स है, दूसरा हमारे पास S2 सोर्स है, तो यहां से जो लाइट आएगा वो इस पॉइंट पे आके मिलेगा, ये वाला लाइट, दोनों लाइट एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। लाइट मतलब वेव। तो 2 वेव क्या होते हैं, सुपरपोज होते हैं एट एनी पॉइंट, ठीक है, और एट द गिवन टाइम। तो मान लीजिए कि यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर दोनों वेव मिल जाते हैं, तो इस वाले वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 मान लेते हैं। इसका यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस हुआ, S1, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मान लेते हैं x2, यानी इनका पाथ। तो फर्स्ट वाली जो वेव है उसका पाथ कितना है, पाथ ट्रेवल x1, और सेकंड वेव ने कितना पाथ ट्रेवल किया, x2। ओके, और t टाइम के बाद ये यहां पहुंच जाएंगे और उसी t टाइम के बाद ये भी यहां पहुंच जाएगा। दोनों ने कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, t टाइम में यहां तक पहुंच जाती हैं दोनों वेव। अब दोनों वेव जब यहां पे पहुंचेंगी तो ये फर्स्ट वाली वेव की अगर मैं बात करूं, सेकंड वेव को अभी मत देखो, तो फर्स्ट वेव की वजह से यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उस डिस्प्लेसमेंट को मैं y1 मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, y1। तो y1 जो होता है डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेव का उसकी इक्वेशन होती है a sin ωt + kx। ये होता है डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर। देखो जब आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे ना तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक पॉइंट यानी कि पोजीशन, तो किस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए और किस टाइम पर चाहिए। तो मैंने देखो यहाँ पे पोजीशन भी बता दिया कि आपको इस पोजीशन पे बताना है और दूसरा इस टी टाइम के बाद बताना है। तो दोनों बातें क्लियर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट में। वैसे आप किसका बताओगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के जो डिस्प्लेसमेंट है सबका अलग अलग आएगा और अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। अगर पॉइंट भी फिक्स कर दोगे और टाइम को फिक्स नहीं करोगे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। मान लो टाइम फिक्स कर दिया और आप पॉइंट नहीं बता रहे कौन से पॉइंट का है, तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है एट एनी गिवन टाइम। तो दोनों चीजें फिक्स करना जरूरी है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये फर्स्ट वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इसको y1 बोल देता हूं। तो y1 = तो ये हो जाएगा आपका
A1 क्या होता है, A मतलब होता है एम्पलीट्यूड। और व्हाट इज एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। ये हो जाएगा आपका A1 साइन, ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितना होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। और अभी के लिए देखो मैंने क्या माना है कि ये दोनों सोर्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। फ्रीक्वेंसी को मैंने सेम रखा है। एक्चुअली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को सेम करने से आपको मिल जाते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स भी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, बट अभी आप ये मान लो कि दोनों सोर्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, तो ओमेगा सेम होगा। तो ओमेगा टी प्लस के, और इसका कितना पाथ है x1। ये हो जाएगा आपका A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। तुम्हारा अजम्पशन क्या था कि दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी दोनों कोहेरेंट सोर्स है। ये कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं आपको परेशान करेगा ये, तो इसको मैं बता दूंगा आपको कि कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सोर्स ऑफ लाइट या ऐसे सोर्स जिसमें पाथ डिफरेंस कांस्टेंट हो एट अ गिवन प्लेस। मैंने बोल दिया कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर दोनों सोर्सेस की वजह से जो पाथ का डिफरेंस होगा, सॉरी फेस डिफरेंस, जो फेस डिफरेंस होगा वो फेस डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो एट अ गिवन पॉइंट, कोई सी भी एक पॉइंट पर दोनों सोर्सेस की वजह से जो फेस डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज ना हो। हाँ, पॉइंट चेंज करोगे फिर चेंज हो सकता है। तो अगर फेस डिफरेंस कांस्टेंट है तो ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है। तो मैंने इसलिए यहां पे क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी को सेम कर दिया, तो ओमेगा हो गया सेम। सेकंड देखो, सेकंड वेव की वजह से यहां पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये इसका हम मान लेते हैं A2 एम्पलीट्यूड है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ये मिल जाएगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। तो ये आपको मिलेगा यहां पर। चलिए क्या करें फिर इसमें, अब हमारे पास क्या है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। y1 आ गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, y2 आ गया A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। एक बात याद रखो कि ये जो अंदर लिखा होता है साइन के अंदर, ये फेस होता है, और यहां भी देखो ये क्या है, फेस, इसको हम फेस बोलेंगे। तो फर्स्ट वाली जो वेव है उसमें फेस इतना है, सेकंड वाली वेव में फेस इतना है। अब फेस डिफरेंस निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, फेस डिफरेंस। और जो फेस डिफरेंस है इसको मैं फाई लिख रहा हूं, फाई का मतलब हो गया फेस डिफरेंस। तो आपको बस इनको माइनस कर लेना है। क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ओमेगा टी प्लस के x2, इसमें से मैंने माइनस कर लिया ओमेगा टी प्लस के x1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ओमेगा टी प्लस के x2, ब्रैकेट ओपन करने से हो जाएगा माइनस ओमेगा टी माइनस के x1। ओमेगा टी सेम थे, कैंसिल हो जाएंगे। इसमें k कॉमन है, k को कॉमन निकालिए, और ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, और इसी को हम बोलते हैं फेस। ये होता है फेस। तो फेस डिफरेंस यानी कि फाई कितना आया, के x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 क्या होता है, x2 मतलब इस वाली वेव का पाथ, x2 मतलब इस वाली, x1 यानी इस वाली वेव का पाथ, x2 माइनस x1 यानी दोनों के पाथ का डिफरेंस। तो x2 माइनस x1 को हम लिखते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये हो जाता है k डेल x। तो ये क्या हो गया, इसका पाथ डिफरेंस हो गया डेल x। तो यहां तक की कहानी हमें समझ में आई। तो मैंने आपसे बोला कि टू वेव हैं, किसी पॉइंट पे मिलती हैं, तो वहां पर फेस डिफरेंस कैसे निकालें। तो फेस डिफरेंस निकालने का तरीका है ये है। मेरे को ये बताइए, क्या ये फेस डिफरेंस जो आप देख रहे हैं क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। और जब फेस डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, तो ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स के लिए हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी सेम करनी होती है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है, या आप बोल सकते हैं ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा दोनों सोर्सेस का।
और फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कैसे निकालते हैं 2πf से। तो ये अगर एफ सेम है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये भी आपको सेम मिलेगा। चलो ओमेगा सेम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर के, तो के होता है 2π/λ, क्या होता है 2π/λ, और ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसको मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह क्या होते हैं, अभी के लिए देख लो कि ये क्या है, वेवलेंथ है। और अब अगर ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होता है, ये हम बता देंगे। तो के का मतलब होता है 2π/λ और के होता है वेव नंबर। तो देखें आप, मैंने फेज डिफरेंस फाइंड करना सिखा दिया आपको। अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम क्या कर रहे थे, दोनों वेव का हमें निकालना होता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो आपको वेक्टर सम कर देना है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कैसे मिलेगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर से आपको मिल जाएगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर से हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके। अब जब न्यू वेव बनाओगे आप तो उसमें आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि बाय, तो वहां पर वो किस फॉर्म में आपको मिलेगी वेव, तो वेव किस फॉर्म में आपके सामने आएगा। जब वेव बनेगा तो वेव के पास क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेव बन जाएगी, यानी 2 या 3 वेव को मिलाने से क्या बन जाएगी, न्यू वेव बनेगी। और जब न्यू वेव बनती है तो वहां पर क्या होता है, उस वेव में क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, यानी कि एक तरीके से आप बोलें तो यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेशंस होते हैं, और एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो जो रिजल्टेंट वेव आपको मिलेगी दोनों के मिलने के बाद, न्यू वेव यानी कि रिजल्टेंट वेव, तो उसका एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी आएगा। क्या आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हम उसी की बात करते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको पता करना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। तो इसको लिखता हूं मैं ए आर, ए आर का मतलब होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। भाई इसका A1 था, इसका A2 था, जो न्यू वेव बनेगा उस न्यू वेव का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो आप कैसे निकालेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इन दोनों का वेक्टर सम कर देना है। क्या कर देना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए A1 और A2 का हमें वेक्टर सम कर देना है। तो आपको मिल जाएगा यहां पर A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, दोनों का हमें वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम करने के लिए एक तरीका बता दूं मैं इसकी बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे, सिंपल हम देख लेते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि 2 वेक्टर्स हैं, उनका वेक्टर सम करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई या cos थीटा। ओके, तो इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो तो फाई हो गया। चलो एक मिनट रुको, इसको रफ करके डायग्राम बना के समझाते हैं तभी क्लियर होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो फेस डिफरेंस तक की कहानी हमने समझी। अब हम देखते हैं न्यू वेव बनने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कैसे निकालें। तो ये मान लो हमारे पास A1 है, ये हमारे पास क्या है A2 है। A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव। और जब दोनों को मिलाने के बाद न्यू वेव बनेगा, उस न्यू वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम मान लेते हैं यहां पे A। तो A1 A2 और न्यू वेव का कितना मान लिया, AR कर लो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि AR। चलिए ठीक है, A1 और A2 के बीच में जो फेस डिफरेंस था यानी कि एंगल था, वो एंगल कितना माना था हमने, फाई माना था। फाई का मतलब फेस डिफरेंस। तो A1 A2 के बीच में कितना था, यानी Y1 Y2 के बीच में जो फेस डिफरेंस था वही A1 A2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाई। अब मुझे पता करना है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई।
तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। A1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, A2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, और दोनों जो वेव के डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फेज डिफरेंस था वो फाई का था। तो फाई का अगर फेज डिफरेंस है तो जो एम्पलीट्यूड है उनमें फाई का डिफरेंस आएगा। तो ए आर निकालेंगे वेक्टर सम वाले फॉर्मूले से, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। इसमें कुछ स्पेशल केस आपको बता देता हूं मैं कि अगर मान लीजिए कि दोनों जो वाइब्रेशंस हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है मतलब उनका जो फेस डिफरेंस होगा यानी फाई वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर एंगल 0 है यानी सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में हमें 0 रख देना है। तो 0 रखने से देखिए क्या होगा कि cos 0 आपका हो जाएगा 1। cos 0 कितना हो जाएगा 1, यहाँ लिख लेता हूं मैं। तो cos 0 हो जाता है 1 प्लस 1 होता है। तो 1 रखने पे ये बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2। ये तो बन गया A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अगर आप cos 0 को 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आप इसको लिख पाएंगे A1 प्लस A2, जो कि आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एंगल यहाँ पे 0 बनता है, cos 0 1 होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगर एंगल कितना हो 180 डिग्री का एंगल हो, तो 180 डिग्री में cos 180 की वैल्यू होती है -1। कितना होता है -1। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा आपके सामने वो कितना होगा बताइए। अरे cos 0 को cos 180 को -1 रखिए तो ये हो जाएगा -1 और माइनस को यहां लगा सकते हैं तो ये बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2। तो ये क्या हो गया A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 मतलब A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिख सकते हैं A1 माइनस A2। तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में वो आपको इतना मिलेगा। तो ये होता है, देखिए ऐसे ही आप 90 वाला केस भी देख सकते हैं। तो 90 पे ये 0 होता है, 90 वाला भी दिखा देता हूं मैं, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। अगर इसको फाई करो, अगर ये एंगल फाई कितना हो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का फेस डिफरेंस अगर है दोनों के बीच में, तो cos 90 को 0 कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सबको 0 हो जाएगा, तो बस ये बचेगा। तो उस टाइम पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो आप निकाल सकते हैं √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से मिल जाएगा। चलिए इतना समझ आया, इसके आगे कहानी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं लाइट की इंटेंसिटी की। समझते हैं इंटेंसिटी क्या होता है। अरे भाई देखो, छोटा बल्ब है, मान लो 2 बल्ब हैं, एक बल्ब को जलाओगे तो लाइट थोड़ी कम आएगी, 2 को जलाओगे थोड़ी लाइट और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी लाइट की। तो ये जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है, बट वो सभी फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। बट एक फैक्टर है जो एम्पलीट्यूड, जो कि चेंज होता रहता है। तो इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल होता है, ये बोल दो आप, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और बाकी जो फैक्टर है वो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट को मैं k मान लेता हूं। तो ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी इक्वल्स टू, यानी कि I इक्वल्स टू KA स्क्वायर। तो मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करने जा रहा हूं। इंटेंसिटी हम किस तरीके से निकालें भाई, 2 लाइट वेव अगर मिल जाती हैं तो मिलने के बाद क्या होगा भाई, 2 बल्ब लगा दिए, दोनों से लाइट आ रही थी, मिल जाएगी। तो मिलने के बाद इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी कहां पे मिनिमम होगी, कहां पे मैक्सिमम होगी, तो वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करें। तो क्या कोई फॉर्मूला है, तो बिल्कुल बनेगा। तो याद रखो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू KA स्क्वायर, K का मतलब कांस्टेंट। चलिए अब मैं यहां से A फाइंड करना चाहता हूं, तो K को डिवाइड में ले आइए, तो A स्क्वायर हो जाएगा आपका I अपॉन K, I अपॉन K लिख सकते हैं।
और अगर स्क्वायर को उधर भेज दें तो रूट बन जाएगा। तो a को हम लिख सकते हैं रूट आई अपॉन के। तो ये हो गया देखो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। आपको डायरेक्ट अगर लगाना हो ए स्क्वायर तो आप ये लगा सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड कितना होता है रूट आई अपॉन के। अब हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्योंकि टू वेव मिलेंगी, टू वेव के मिलने के बाद एक न्यू वेव आपको मिली और न्यू वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आपको मिल गया। तो मैं इसको यहीं से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। स्क्वायरिंग कर लें तो इसको लिख सकते हैं अपन ए आर का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, इतना लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, चलिए ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा ए आर और दोनों के मिलने के बाद जो न्यू वेव है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर है, तो वहां पे कुछ इंटेंसिटी होगी जिसको हम क्या लिखेंगे आई आर। आई आर मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो आई आर हम कैसे रखें, क्योंकि हम ए आर की वैल्यू रख सकते हैं, तो ए आर को हम क्या लिख सकते हैं रूट आई आर अपॉन के। भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी भी कौन सी रखोगे रिजल्टेंट वाली, तो इसको आई आर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो रूट आई आर अपॉन के, लेकिन स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आप लिखो आई आर अपॉन के। अब मुझे ए वन स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए वन स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप एक काम करो, आपको ए वन की वैल्यू रख देना है। तो ए वन कितना होगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी आपको आई वन। भाई ए वन क्या है, ए वन है एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, तो आप इंटेंसिटी भी किसकी रखोगे फर्स्ट वेव की, तो यहाँ पे रखेंगे हम आई वन अपॉन के। स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो रूट मैंने नहीं रखा। फिर यहाँ देखो ए टू की वैल्यू कितनी होगी रूट आई टू अपॉन के, लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे आई टू अपॉन के। अब रखो इसमें ए वन की वैल्यू फिर से, तो ए वन तो रूट में आएगा, स्क्वायर नहीं लगा इस पे, तो आप लिखो आई रूट आई वन अपॉन के और ए टू की वैल्यू रखिए आप इसमें, तो रूट आई टू अपॉन के और ये चल रहा है कॉस फाई। अब ठीक है, तो ये आई आर अपॉन के इक्वल्स टू ये हो गया आपका आई वन अपॉन के आई टू अपॉन के और टू। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रूट आई वन आई टू और रूट के इंटू रूट के यानी के हो जाएगा और ये चल रहा है कॉस फाई। इस पूरी इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करें के से मल्टीप्लाई। भाई के से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये सभी के कैंसिल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय के या काट दो ऐसे ही, सभी के से मल्टीप्लाई करने से के कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई। तो ये फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। देखें एक बार, तो हमने क्या फाइंड कर लिया रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैसे निकालेंगे, तो रूट आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई, टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई। अब इसमें आप स्पेशल केस लगा सकते हैं, कौन सा वाला 0 डिग्री वाला, जैसे इफ फाई इक्वल्स टू 0, अगर फाई 0 है, जो यहाँ पे लगाया था मैंने फाई 0 वाला केस, फाई 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, और कॉस 0 1 हो जाएगा तो आप इसको लिख पाएंगे आई आर इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस, अच्छा इनको अलग अलग लिख दें, तो टू रूट आई वन रूट आई टू, और कॉस फाई तो कितना हो गया बताइए, कॉस फाई तो आपका कॉस 0 1 हो गया, और आई वन को लिखा जा सकता है रूट आई वन का स्क्वायर, और आई टू को लिख सकते हैं रूट आई टू का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा अभी समझ आएगा, आई वन को लिखा रूट आई वन का स्क्वायर, आई टू को रूट आई टू का स्क्वायर, और इनको अलग अलग कर दिया, तो टू रूट आई वन आई टू और कॉस 0 हो गया 1। तो ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर एंगल जीरो है। और ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप देख रहे हैं ये कौन सी हो गई? ये हो गई मैक्सिमम। इसको लिखिए आप मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? जब एंगल जीरो होगा तो कॉस जीरो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा 1। ये इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो इसको आई मैक्स कर लेते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कभी फाइंड करना हो तो वो आपको मिल जाएगी रूट I1 प्लस रूट I2 के होल स्क्वायर के। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। तब आपको बताऊंगा इंटरफेरेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी नहीं, बताएंगे अगले लेक्चर में। तब आपको एक बात सामने आएगी कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और यही वो कंडीशन है, यही वो केस है जहां पे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है? उसके लिए जरूरी क्या है कि जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए। ये बातें बाद में कर लेंगे, बस ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब आगे आसान है, कुछ नहीं है। फिर ये कौन सा केस होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होता है जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। दूसरा देखो, अगर ये एंगल कर दें हम 180 का एंगल करने पे cos 180 हो जाएगा -1। तो फिर से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पे होती है मिनिमम इंटेंसिटी। अच्छा, I1 को लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर, I2 को लिख सकते हैं रूट I2 का स्क्वायर, 2 रूट I1 I2 2 रूट I1 I2। ये जो cos फाई है वो तो -1 होगा, सॉरी हाँ, cos कितना एंगल 180 रखेंगे तो cos 180 -1, तो -1 यहां लगा लो, माइनस यहां लगाने से ये बन जाएगा। तो ये हो गया आपका रूट I1 स्क्वायर प्लस रूट I2 स्क्वायर -2 रूट 1 I2। और ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो क्या बन गया बताइए? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें तो जो मिनिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो कितना हो जाएगा? तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और याद रखो कि जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होता है। दो टाइप के इंटरफेरेंस होंगे, आप पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों आ रहा है। तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और उस टाइम पर कितनी इंटेंसिटी होती है? तो रूट I1 माइनस रूट I2 के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। और इंटेंसिटी मिनिमम होने के लिए फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का फेस डिफरेंस होना चाहिए। तो फाई की वैल्यू 180 हो जाती है। क्लियर? अच्छा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी मैक्सिमम। तो ये देखिए इंटेंसिटी कितना आता है? रूट I1 प्लस रूट I2 के होल स्क्वायर के इक्वल आता है। और ऐसा करने के लिए फेज डिफरेंस कितना जरूरी है? 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं वेव के बारे में बताऊंगा आपको, है ना। वेव क्या है, वेव लेंथ क्या होता है, फेस क्या होता है, सेम फेस किसको बोलते हैं, हम उसकी बात करेंगे, तो जो कि आपको जानना जरूरी है। देखो, तो अभी मैं आपको ये समझ लो, आप पार्टिकल मान लो या पार्टिकल नहीं मानेंगे तो एनर्जी ऑसिलेट हो रहा है, एनर्जी वाइब्रेट हो रहा है, कुछ भी आप समझ लो। तो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं कि जैसे मान लो ये कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे आप पार्टिकल भी एज्यूम कर सकते हैं या एक एनर्जी ऑसिलेट हो रही है, आप ऐसा एज्यूम करो। तो ये कोई पॉइंट है, ये इस तरीके से वाइब्रेट होता है, ये इसकी मेन पोजीशन है। चलो अच्छा नहीं बना, फिर से ट्राई करते हैं। अब ठीक है। तो ये मेन पोजीशन है और यहाँ पर
हम बात कर रहे हैं किसी भी एक पॉइंट की, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हुए तो एक बार इस डायरेक्शन में होंगे, इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ और इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ इस तरफ, तो यहाँ तक वाइब्रेशन हुआ, यानी कि जो वाइब्रेशन है यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा मैक्सिमम पोजीशन तक और फिर यहाँ से वापस लौटेगा। तो फर्स्ट केस में इस तरफ जाएगा, फिर सेकंड में वो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ आएगा, वापस कहाँ आ गया, मीन पोजीशन पे। तो इधर तक जाएगा वाइब्रेशन और वापस लौटकर यहाँ पर आ गया, लेकिन अभी रुका नहीं, अब इस तरफ आ गया। तो वाइब्रेशन देखो इस तरफ हुआ, दोनों तरफ बराबर होता है, इक्वल होता है, ना दिख रहा हो तो मान लेना, ठीक है, इक्वल होगा दोनों साइड। फिर थर्ड केस में वो वाइब्रेशन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से वापस लौटकर फिर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा करने में देखो हुआ ये कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। इसको चेक कर लें अपन, सब कुछ सही चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमने समझा कि वाइब्रेशन इस तरीके से हो रहे थे, ये जो भी पार्टिकल एज्यूम करो या फिर एनर्जी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से ऑसिलेशंस हो रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट देखो अलग अलग होगा। कभी किसी टाइम पर यहाँ पे होगा पार्टिकल तो इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा, कभी पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा, कभी यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो टाइम के साथ वेरी होता रहेगा मीन पोजीशन से, लेकिन मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, यानी कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये पहला पार्टिकल है तो A1 मान लो, ठीक है। चलो अब हम एक और पार्टिकल की बात करते हैं। उससे पहले ये समझो कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट कब होगा, आपने देखना कहां से स्टार्ट किया, बात वो है। अगर आप मीन पोजीशन से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहां पे जाएंगे एक्सट्रीम तक, वापस लौटेंगे, फिर जाएंगे अपोजिट एक्सट्रीम तक, फिर वापस लौटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका वन वाइब्रेशन कंप्लीट, ठीक है। अगर आप यहां से देखना स्टार्ट किए थे तो यहां से देखोगे पार्टिकल देखो इस एक्सट्रीम से जाएगा इस तरफ, यहां तक पहुंचेगा, फिर वापस यहीं तक आ जाएगा, तो ये होगा आपके लिए वन वाइब्रेशन कंप्लीट। मैंने यहां से देखा तो इधर जाएगा, इधर आएगा, यहां जाएगा, यहां आएगा, मेरे लिए वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपने इसको यहां से देखना स्टार्ट किया है तो पार्टिकल देखो यहां से इधर तक जाएगा, इस एक्सट्रीम तक लौटकर वापस वहीं पर आ जाएगा, तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो देखने वाले पे डिपेंड करता है कहां से आप देख रहे हो। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पार्टिकल की। ये कोई दूसरा पार्टिकल है, ये इस तरीके से वाइब्रेट हुआ कि यहां तक पहुंचा, ठीक है। फिर वापस लौट कर तो आना ही था इसको, तो लौट कर भी आया, सेम डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। चलो इस तरीके से वाइब्रेशन हुए, तो मान लो पहले यहां गया फर्स्ट टाइम, फिर लौट कर आया सेकेंड टाइम, फिर इधर जाएगा थर्ड टाइम, और फिर लौट कर आएगा फोर्थ टाइम, ये होगा। इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम कहां तक गया, यहां तक, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये होता है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है। अब ये सेम फेस में है डिफरेंट फेस में है, हम इसकी बात करेंगे फेस क्या होता है। देखो सेम फेस का सिंपल मीनिंग बताऊं मैं, जैसे मान लो मैंने दो पार्टिकल लिए, दो पार्टिकल अगर एक साथ वाइब्रेशन करें, एक साथ, जैसे मान लो कि दोनों मीन पोजीशन पे हैं, तो दोनों एक साथ आएंगे मीन पोजीशन पे और एक साथ जाएंगे अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये वाला पार्टिकल जाएगा इसकी एक्सट्रीम पर और ये वाला इसकी एक्सट्रीम पे चला जाएगा, लेकिन दोनों सेम टाइम पे यहां पहुंचना चाहिए, सेम टाइम पर मीन पोजीशन पे और सेम टाइम पर इस एक्सट्रीम तक और सेम टाइम पर इस वाली एक्सट्रीम तक। अगर ये साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों पार्टिकल किस में है, सेम फेस में है। बात आई समझ में, किस में है, सेम फेस में है। तो जैसे मान लो ये पार्टिकल, मैंने दो पार्टिकल ले लिए, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ मीन पोजीशन पे हैं, तो मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, इसका इतना हुआ, लेकिन दोनों एक साथ यहां पहुंचे, दोनों एक साथ मीन पे थे और दोनों एक साथ अपने अपने एक्सट्रीम तक पहुंचे, फिर लौटकर वापस दोनों मीन पे एक साथ आ जाएंगे, फिर ये वाला अपनी अपनी एक्सट्रीम तक, ये अपनी एक्सट्रीम पे, ये वाला अपनी एक्सट्रीम पे, वापस एक साथ।
तो ऐसा वाइब्रेशन अगर हो जब पार्टिकल एक ही टाइम पर मेन पोजीशन पे हो और सेम टाइम पर अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, तो ऐसे वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं कि वो सेम फेस में वाइब्रेट हो रहे हैं। किस में वाइब्रेट हो रहे हैं? सेम फेस में, कि जब ये ऊपर जाएगा तब ये भी ऊपर जाएगा। मान लो ये 2 ऊपर जाएगा तो वो 3 ऊपर जाएगा सेम फेस में। दोनों को मिला के निकालोगे रिजल्टेंट, तो सेम फेस वाले का क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से 2 + 3 करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, अगर 2 इसका है और 3 इसका है। समझे? अपोजिट क्या होता है? ये अपोजिट ये होता है कि मान लो ये मीन पोजीशन पे है, दोनों मीन पे थे, ये ऊपर जाएगा 2 तो उसी टाइम पर ये नीचे जाएगा 3। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपोजिट चलना चाहिए। चलो ठीक है, मीन पे सेम आ गए, मीन पे सेम भले ही आ गए, लेकिन ये सेम टाइम पर मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। एक जाएगा ऊपर वाली एक्सट्रीम तक, ये जाएगा अपोजिट एक्सट्रीम तक, लौट कर फिर मीन पे आएंगे। जब ये नीचे वाली एक्सट्रीम पे जाएगा तब ये ऊपर वाली एक्सट्रीम पे जा रहा होगा। इसको बोलते हैं अपोजिट फेस। अपोजिट फेस में एंगल कितना मानते हैं? 180 का एंगल मानते हैं। चलिए ठीक है, तो ये मैंने समझाया। अब यहां पे वेव ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो वेव देखो कहीं से भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब वेव डायग्राम बनाओगे आप, तो आप इस डायग्राम को यहां से देखोगे तो आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा मेन पोजीशन से। अगर आपने वेव को यहां से देखना स्टार्ट किया है तो आप डायग्राम को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। अगर आप इसको यहां से देख रहे थे तो आप इस नेगेटिव एक्सट्रीम यानी कि यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। डायग्राम कहीं से भी बना सकते हैं। तो मैं वेव डायग्राम कुछ इस तरीके से बना देता हूं। मैंने डायग्राम कहां से बनाया बताइए? मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है। आप चाहो तो इसको यहां से स्टार्ट कर सकते थे, ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम, ये इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, ये वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। जब ये मीन पे था, देखो यहां पे है, जब ये पहुंचेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, मतलब यहां पहुंच गया, तो ये कौन सा केस है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। जब ये वापस आएगा, देखो यहां से कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर लौट के कहां आ रहा है? मीन पोजीशन पे। देखो आया लौट के मीन पोजीशन पे, फिर कहां जाएगा? अपोजिट एक्सट्रीम। तो अपोजिट मतलब ये वाली एक्सट्रीम, तो यहां पहुंच जाएगा। फिर वापस लौट के कहां जाना है? मीन पर, तो वापस लौट के मीन पे आ गया। तो आप डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। और मेरे लिए वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया है, और वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया है मतलब वन वेव कंप्लीट हो गया है। क्या हुआ? वन वेव भी कंप्लीट हो गया है। चलो अच्छी बात है। अब मेरे को ये बताओ कि जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा या वन वेव कंप्लीट होगा तो इसमें कुछ टाइम तो लगेगा ना, और उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, जिसको मैं लिखता हूं कैपिटल टी। तो टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, या वन वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। ओके, अब मेरे को ये बताइए कि जब वेव मोशन करता है, ये वेव ट्रेवल करता है, तो टी टाइम में वेव कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, यानी कि ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ वन वेव, एक वेव कंप्लीट होने के टाइम में वेव ने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा। मान लो वेव यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, तो जो वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम पीरियड के अंदर, उस टाइम पीरियड को, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? वेवलेंथ के इक्वल। एक्चुअली वेवलेंथ होता क्या है? वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट वेव फॉर्म। एक वेव फॉर्म होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसी डिस्टेंस को हम बताइए क्या बोलेंगे? फिर वेवलेंथ बोल देंगे। तो टाइम होता है टी, एक वेव को फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है? टी टाइम, और उसी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है? लैम्डा। और वेलोसिटी ऑफ वेव को हम मान लेते हैं v, यानी वेव के चलने की स्पीड कितनी है? v है। तो क्या स्पीड निकाल सकते हो? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? लैम्डा, और टाइम कितना लगा? t। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छी बात है। अच्छा, एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस होंगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड। एक काम करते हैं, इसको मैं समझाता हूं। मैंने आपसे बोला कि नंबर
ऑफ, देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव का फॉर्म होना, बात तो एक ही है कि कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, जितने वाइब्रेशन होंगे उतनी वेव फॉर्म हो जाएंगी, दोनों एक ही बात है। तो नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन टी सेकंड, टी सेकंड में कितनी वेव बनेगी भैया, टी मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा, तो टी टाइम लगा। इसी को ऐसे बोल दो कि टी टाइम में कितनी वेव बनी, एक वेव बनी। नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन टी सेकंड, कितनी वेव बनेगी, एक वेव। अब इसी को मैं बोल दूं, अच्छा नहीं लगा ये, नंबर ऑफ, ठीक है, तो नंबर ऑफ, क्या लिखा है मैंने, ये सही लिखो इसको, नंबर ऑफ वेव, तो नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितनी वेव बनेगी। तो नंबर ऑफ वेव इन अ सेकंड, भैया टी सेकंड में एक वेव बनती है, तो एक सेकंड में कितनी बनेगी, 1/t। ये तो मैथ वाली बात है, फिजिक्स में थोड़ी बताएंगे। अब नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में जितनी वेव बनती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, यानी कि 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम पीरियड। ओके, अब यहीं से आप ये समझिए कि जो 1/t दिख रहा है इसकी जगह पे f लिख सकते हैं, 1/t की जगह पे f, तो v कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ के इक्वल आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू लैम्डा एफ। चलिए कहानी समझ में आ रही है, तो मैंने आपको समझाया कि वाइब्रेशन क्या होता है, सेम फेज का मीनिंग क्या है, अपोजिट फेज क्या होता है, और जब वेव फॉर्म होता है तो वहां पर टाइम पीरियड क्या है, वेवलेंथ क्या है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आ जाता है। फ्रीक्वेंसी 1/t के इक्वल कैसे होता है, और 1/t को f लिखेंगे तो वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा f आ जाएगा। और यहीं पर अगर मान लो हम बात करें वैक्यूम में, अगर वैक्यूम में देखो तो जो v होता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, c लिख देते हैं। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, तो वहां पर हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू लैम्डा f। और यहां से कभी आपको लैम्डा फाइंड करना हो तो लैम्डा हो जाता है c/f, या मान लो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो c/λ, c/λ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। बात क्लियर है, ओके। वेव नंबर आपको मैंने समझा ही दिया था, वेव नंबर यानी कि k, ये होता है 2π/λ, 2π/λ, ओके। तो यहां तक आज के लेक्चर में आपको मैंने समझा दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है और किस टाइप से सुपरपोजिशन कर सकते हैं। टू वेव है, डिफरेंट सोर्स से आती हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम करना है, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। नई वेव बन जाएगी, नई वेव का न्यू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो जो न्यू वेव बनती है उसका एक न्यू एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि AR। तो AR कैसे फाइंड होता है वो भी आपको समझाया, उसके केस बताए। और इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी वो भी आपको समझा दिया, मिनिमम कितना आएगा। मैक्सिमम यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड, और अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।